हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई के फीटर, टर्नर, वेल्डर से रिलेटेड जितने भी सारे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सेट 19 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 18 सेट दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। ज़्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। 1 या 2 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में 5 से 6 नंबर, यानी कि मिनिमम यानी कम से कम 5 से 6 नंबर तो पक्के पूछे ही जाएंगे, यानी कि इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। और ये सभी ट्रेडों के लिए है, इसीलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, टॉपर नहीं बनना है, एग्ज़ाम पास करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक लेथ मशीन में यदि ड्राइव को फीड शाफ्ट से क्रॉस स्लाइड में प्रेषित किया जाता है तो टूल किस दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक लेथ मशीन में यदि ड्राइव को फीड शाफ्ट से क्रॉस स्लाइड में प्रेषित किया जाता है तो टूल विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो जाता है। अगला है, जॉब की एक चक्कर में टूल कटिंग करता हुआ जितना आगे बढ़ता है उसे फीड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, शीघ्र सेटिंग तथा परिशुद्ध सेंटरिंग के लिए प्रयुक्त चक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉलेट चक। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो शीघ्र सेटिंग तथा परिशुद्ध सेंटरिंग के लिए उपयुक्त चक को कॉलेट चक कहते हैं। कॉलेट चक द्वारा कार्यखंड को सुगमता से तथा कम समय में ही पकड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन से फीड की आवश्यकता ग्रूविंग कार्य के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रॉस। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यह कैरेज का एक भाग है जिसका प्रयोग क्रॉस फिट देने के लिए किया जाता है, जिससे ग्रूविंग किया जाता है। क्रॉस के द्वारा कटिंग टूल जॉब के धुरी के साथ समकोण पर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कॉपिंग केंद्र लेथ में कौन सा घटक मास्टर पीस प्रोफाइल बनाने के लिए कर्तन टूल की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रेसर। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो कॉपिंग केंद्र लेथ में ट्रेसर मास्टर पीस प्रोफाइल बनाने के लिए कर्तन टूल की सहायता करता है। अगला है, कॉपिंग केंद्र लेथ में जॉब के अनुसार टेम्पलेट लगाते हैं। इस टेम्पलेट से ट्रेसर सटा दिया जाता है। लेथ मशीन के कैरेज को चलाने पर ट्रेसर जॉब के साथ साथ स्लाइड करने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
टेपर वर्तन यानी कि टेपर टर्निंग और संछिद्रण यानी कि बोरिंग के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपकरण को ठीक केंद्र पर सेट किया जाना चाहिए। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टेपर टर्निंग और बोरिंग के लिए उपकरण को ठीक केंद्र पर सेट किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस मानक टेपर का अनुपात 20:1 होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोड्स टेपर में। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मानक टेपर का अनुपात जो है वो 1:20 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसके व्यवहार से अंडरकट शोल्डर का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पार्टनिंग ऑफ टूल के व्यवहार से। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जो पार्टिंग जो ऑफ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्रिया का उपयोग निर्मित कार को शेष कारखंड से काटकर अलग करने या अन्य स्थितियों में कारखंड को दो भागों में काटकर अलग करने के लिए होता है, तथा पार्टिंग ऑफ उपकरण अंडरकट शोल्डर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर को किसके ऊपर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्पिंडल के ऊपर रखा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2001 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर को स्पिंडल के ऊपर रखा जाता है। इसमें कटर बांधने के लिए सरल आर्बर का प्रयोग करते हैं। इस मशीन पर टेबल की गति सरल या सार्वत्रिक मशीन की भांति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक एब्रेसिव कौन से नहीं है, यानी कि जो नेचुरल एब्रेसिव है वो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक अपघर्षक यानी कि नेचुरल एब्रेसिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे खानों से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक अपघर्षणों में हीरा यानी कि डायमंड, एमरी, ठोस क्वार्ट्ज, कोरंडम तथा बालू पत्थर आदि होते हैं। इन अपघर्षणों में अशुद्धता होने के कारण इनका प्रयोग कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, घिसाई पहिए में दरारों का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली जांच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक्सरे जांच। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वह प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो घिसाई पहिए में दरारों का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली एक्सरे जांच है। ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थ होना चाहिए। कौन कौन सा होना चाहिए? तो पहला में दिया गया है एब्रेसिव होना चाहिए, दूसरा बॉन्ड होना चाहिए, तीसरा ग्रीट होना चाहिए, चौथा बनावट यानी कि स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समांतर या टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिलेंड्रिकल। और ये जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया वह प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेलनाकार ग्राइंडिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस विधि में बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल
तथा टेपर की ग्राइंडिंग की जाती है। टेपर पर जो ग्राइंडिंग की जाती है उसे टेपर ग्राइंडर यानी ग्राइंडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्रोबार लीवरेज जिससे भारी लोड को उठाया या हटाया जा सकता है, यह किसके बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हेक्सागोनल स्टील बार से बनाए जाते हैं। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रोबार लीवरेज जिससे भारी लोड को उठाया या हटाया जा सकता है, यह हेक्सागोनल स्टील बार के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मशीन को लटकाते समय उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखा जाता है। मशीनों को लटकाने व ऊपर उठाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोबार का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2004 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मशीन को लटकाते समय उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखा जाता है। मशीनों को लटकाने व ऊपर उठाने के लिए क्रोबार का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से बेल्ट स्लिप होने का कारण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पुलियों की अलाइनमेंट सही ना होना। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेल्ट स्लिप होने के कारण हो सकते हैं, कौन कौन से इसका कारण होता है स्लिप होने का, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो निम्न प्रकार के हैं, जैसे बेल्ट तनाव कम होना, ये इसका स्लिप होने का कारण है। पुली के फेस पर चलते चलते चिकनाहट का होना तथा बेल्ट फास्टनर का सही ना होना इत्यादि। अगला है पुलियों की अलाइनमेंट सही ना होने से बेल्ट इधर उधर चला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दो शाफ्टों को एक सीधे में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कपलिंग। और ये जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जो प्रश्न है वो भी क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो कपलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कपलिंग का कार्य दो शाफ्टों को जोड़कर पावर सप्लाई करते समय उन्हें एक यूनिट की तरह घुमाने योग्य बनाता है। जब पावर ट्रांसमिशन के लिए 7 मीटर से अधिक लंबाई की शाफ्ट की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर कपलिंग की सहायता से दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जहाँ दो शाफ्टें एक सीध में ना हो और उनको जोड़ना हो तो किसके द्वारा जोड़ी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लेक्सिबल कपलिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ दो शाफ्टें एक सीधे में ना हो और उनको जोड़ना हो तो फ्लेक्सिबल कपलिंग प्रयोग की जाती है, जिसे ट्रैक्टर के द्वारा थ्रेशर या मिल यानी कि धान कूटने वाली में फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। कपलिंग अलग अलग धातुओं की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अवकाश फिट का प्रकार है, यानी कि अवकाश फिट मतलब क्लियरेंस फिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्लाइड फिट। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लाइड फिट अवकाश फिट होता है
अवकाश फिट यानी कि क्लियरेंस फिट, ऐसी फिटिंग जिसमें होल का टॉलरेंस जोन सदैव शाफ्ट से बड़ा होगा, उसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सार्वत्रिक युग्मन किन दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिनके अक्ष किसी छोटे कण पर परस्पर काटते हो। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सार्वत्रिक युग्मन जिनके अक्ष किसी छोटे कोण पर परस्पर काटते हो वहाँ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें शक्ति पारेषण कार्य किसी कोण पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्टड एक अस्थायी फास्टनर है। इसके फ्रेंड्स मैंने फास्टनर पे वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं कि कौन सा अस्थायी फास्टनर है, कौन सा अस्थायी फास्टनर है, इन सभी के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ होती है जबकि बीच का भाग प्लेन होता है। और ये जो प्रश्न है 2005 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो स्टड एक अस्थायी फास्टनर है। ये गोल आकार धातु के पीस होते हैं जिनके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ बनी होती हैं और बीच का भाग प्लेन रखा जाता है तथा बीच का भाग गोल या चौकोर होता है। स्टड में बोल्ट की तरह हेड नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, और ये सभी टेटों के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।